हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। आप सभी का स्वागत है सार्विन कॉन्वर्सेशन के एक और नए एपिसोड में, जिसमें हम एक बेहद ही खास शख्सियत, खैर शख्सियत कहना भी एक ऐसा शब्द होगा जो उनके व्यक्तित्व के बारे में एक छोटा शब्द होगा। आज हम बात करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। और उनके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं श्री उदय माहुरकर सर, जो कि भारत सरकार के साथ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पर कार्यरत है और एक वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है उदय सर। नमस्कार। सबसे पहले हम इस बारे में बात करना चाहेंगे कि हम 2020 में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात ही क्यों करें, उनका रेलेवेंस क्या है, उनसे हम क्या आज के जीवन में सीख सकते हैं और कैसे भारत को, जो हम विश्व गुरु कहा करते थे, उस ओर बढ़ सकते हैं। देखिए, शिवाजी मध्यकाल के अंदर एक एक नए पथ के प्रतीक थे। मतलब जदुनाथ सरकार जो है, बहुत बड़े इतिहासकार, उन्होंने कहा है ही वॉज द ग्रेटेस्ट कंस्ट्रक्टिव जीनियस ऑफ मिडिवल इंडिया। मध्यकालीन भारत के सब में बड़े कंस्ट्रक्टिव जीनियस थे। ये बड़ी बात नहीं है, 1000 साल में कई बड़े बड़े महापुरुष हो गए देश के अंदर, पर उनको ये स्थान दिया है जदुनाथ सरकार ने। शिवाजी की हर एक वस्तु भारत के लिए रिलेवेंट है। और आज की सरकार जो चल रही है जिस पथ के ऊपर 6 साल से, वो शिवाजी का ही रास्ता है। मिसाल के तौर पर मुसलमानों की बात करें, जो कट्टरवादी मुसलमान है, जो लोग ये मनसूबा रखते हैं कि भारत इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए आगे जाके, उनसे हमें लड़ना है। लेकिन बहुत बड़ा तबका है जो ऐसा नहीं मानता, उनको हमको साथ में लेके चलना है। तो शिवाजी ने भी मुसलमान के संदर्भ में, उनकी लड़ाई पूरी मुसलमानों के सामने थी। मुगल सल्तनत मुसलमान थी, बीजापुर सुल्तानत मुसलमान थी, लेकिन एक बार उन्होंने अपना स्वराज्य स्थापित किया, उन्होंने हर एक को इक्वल राइट्स दिए। आज के भारत के अंदर मतलब अपीसमेंट ऑफ नन एंड जस्टिस टू ऑल, ये शिवाजी का मंत्र था। दूसरों का रिलेवेंस जो है कि आप देखिए कि आज 70 सालों में हमने कई लड़ाइयां जीती, पर लड़ाइयां जीतने के बावजूद हमने लड़े हुए जो जीते हुए एरिया थे वापस दे दिए। बार बार ये हुआ। 65 की लड़ाई के अंदर हम लाहौर तक पहुंच गए थे, 13 किलोमीटर थे लाहौर से, और भारत सरकार ने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया अमेरिका और रशिया के दबाव में। फिर ताशकंद में जो ट्रीटी हुई, उसमें जीते हुए एरिया भी हमने वापस कर दी ज्यादातर। 71 वॉर के अंदर इतना बड़ा पराक्रम किया भारत ने, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके और एक नया देश बना के, लेकिन उसके बाद भी शिमला ट्रीटी हुई, उसके अंदर हम हमारा कश्मीर का मसला हल नहीं कर पाए, इसके बावजूद कि हमारे पास 93,000 सोल्जर थे, फिर भी हम वो हल नहीं कर पाए। और तो और हमने जो कश्मीर, जो सिंध में जो एरिया जीते थे, करीबन 3 तहसील हमने जीती थी सिंध के अंदर, जहां भारत का राज्य था 9 महीने तक। शिमला ट्रीटी में हमने उसको भी वापस कर दिया। तो ये जो पूरा जो मामला है, ये बिल्कुल शिवाजी की नीति की विरुद्ध का मामला है। मतलब शिवाजी की नीति को हम फॉलो नहीं कर रहे थे। इतनी बड़ी शख्सियत हमारे, इतनी बड़ी हस्ती हमारे देश में पैदा हुई, उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। शिवाजी मतलब कौन? शिवाजी मतलब चाणक्य की नीति को रिवाइव करने वाला, नेवी को रिवाइव करने वाला, हिंदू धर्म के अंदर प्रोग्रेस और रिफॉर्म लाने वाला। तो शिवाजी को महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है उनका। तो भारत ने अगर यह रास्ता पहले अपनाया होता, कई लोग कहते हैं कि 71 की लड़ाई के अंदर ने शिवाजी टाइप का हमने पराक्रम किया था, या राणा प्रताप टाइप का पराक्रम किया था, लेकिन गलत है। हमने जीत के एरिया वापस कर दिए, और तो हम कश्मीर का मामला सेटल नहीं कर पाए। इसका मतलब हमारे नेशनल सिक्योरिटी विजन के अंदर शिवाजी का अभाव था। अगर वो होती तो हम ये ना करते। दूसरों का गुड गवर्नेंस का मॉडल, एक बार शिवाजी के अधीन कोई एरिया हो जाता था, वहां हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सबको समान ट्रीटमेंट मिलता था। तो आज के भारत के अंदर भी एक उसी टाइप का एक रिलेवेंस की जरूरत है, और है भी। वो शिवाजी से प्रेरणा न लेके 70 साल तक हमारा विश्व गुरु बनने का जो सपना था, उससे हम दूर रहे। शायद अभी तक हम विश्व गुरु बन चुके होते। और शिवाजी के कई मायने रखते हैं, जैसे रिवाइवर ऑफ नेवी भी नहीं है, उसके अंदर मर्चेंट नेवी भी है। शिवाजी हर साल 4
जहाज भर के माल आज के सऊदी अरेबिया, मस्कत, दुबई जो एरिया है पूरा वहां बेचते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते थे। तो शिवाजी मतलब उनकी एक एक बात हमारे लिए रिलेवेंट है आज की तारीख। जी सर, तो शायद आज हमें ये एपिसोड इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो बड़े कारनामे हैं, वो बच्चों के सामने इतने खुलकर बाहर नहीं आए हैं क्योंकि हमारी किताबों में कुछ चंद लाइनें ही उनके बारे में बताई है। और हम नहीं मानते कि इन कुछ लाइनों में या ये पूरे एपिसोड में भी शिवाजी की कहानियों के साथ जस्टिस हो सकता है। तो सर, आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही है कि हमें हमारी किताबों में इतने महान राजा या आपने जैसे कहते हैं एम्परर, उनके बारे में हमें नहीं पढ़ाया जाता है? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान का विभाजन मुसलमानों के एक तबके के कहने पे हुआ। भारत का विभाजन, पाकिस्तान का जो जन्म हुआ वो हम नहीं चाह रहे थे, या कि हिंदू नहीं चाह रहे थे, मुसलमान का एक तबका चाह रहा था। पर समय कब से जो बात हुई, जो अनफॉर्चुनेट जिसको हम कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर, वो ये हुई कि वही मुस्लिम तुष्टिकरण की नीतियां जिनकी वजह से विभाजन हुआ था, वही नीतियां आजादी के बाद भी देश के अंदर जारी रही। मतलब इस्लामवादी जो मुसलमान थे वो देश की राजनीति को चलाते रहे पीछे पीछे के द्वार से, और उनके इंटरेस्ट में था कि शिवाजी जैसी महान महान व्यक्ति, क्योंकि उनका उद्देश्य जो है, उनका अंतिम उद्देश्य है भारत को इस्लामिक राष्ट्र में परिवर्तित करना, या भारत को इस्लाम में परिवर्तित करना। तो ऐसे लोग जो थे वो देश की राजनीति चला रहे थे, उनकी जो पार्टियां पावर में थी उन पे उनका प्रभुत्व था। तो उनके हित में था कि शिवाजी, राणा प्रताप, गोविंद सिंह, इनकी हिस्ट्री न पढ़ाई जाए, क्योंकि इनकी हिस्ट्री पढ़ाना देश को एक करना है। एक करना कैसे है कि जो मुसलमान जो सहिष्णु है, सहिष्णु मतलब मॉडरेट है, वो भी जुड़ेंगे। जब उनको मालूम पड़ेगा कि शिवाजी, राणा प्रताप, गोविंद सिंह ऐसे लोग थे, उनके साथ वो भी जुड़ेंगे। समझे ना आप? तो इनका यह था कि एक ऐसी राजनीति खेले जाए जिसमें हिंदू एकत्रित ना हो पाए और हिंदू मुस्लिम भी एक ना हो पाए। तो ये एक षड्यंत्र था जिसके अंदर इस्लामवादियों के अलावा इसमें कम्युनिस्ट थे, इसके अंदर कुछ बहु क्रिश्चियनवादी भी थे। ये कॉन्स्पिरेसी थी। वरना शिवाजी जैसा चरित्र, मतलब मैं आपको मेरा खुद का दाखला दूंगा। मैं तो एक मराठा घर में से आता हूं, तो शिवाजी की कुछ बातें मुझे मालूम थी छोटेपन से, लेकिन जब मैंने उनका पूरा चरित्र पढ़ा, बहुत कम उम्र थी मेरी, और उनके जो कारनामे जो थे, कर्तव्य जिसको बोलते हैं मराठी के अंदर कर्तव्य, वो जब पढ़े मैंने, तो मैं मतलब ये मेरी मतलब 10वीं तक तो मेरे मन में ये था। देखिए 8वीं 10वीं तक आपको, आप छोटे होते तो फैंटेसीज आपको आती है, तो मुझे फैंटेसी आती थी कि अगर भगवान ने मुझे वरदान दिया कि मांगो जो जो चाहोगे मैं दूंगा, तो मैं ये मांगूंगा शिवाजी से मेरी भेंट करवा दीजिए 15 मिनट के लिए। ऐसी उनकी मैग्नेटिक अपील है शिवाजी की। और उनके जीवन के जो एपिसोड है, जो उन्होंने रिस्क ली, देखिए लीडरशिप की क्वालिटीज भी उनसे ज्यादा कोई के पास नहीं है। उन्होंने खुद ने रिस्क लिया हमेशा। शाहिद खान नाम का औरंगजेब का मामा पूना में बगडंडा जेल में बैठा था 3 साल तक, खूबसूरत अत्याचार किए हिंदू प्रजा के ऊपर, क्योंकि वो प्रजा शिवाजी को नेता मानने लगी थी। तो उन्होंने सोचा कि शाहिद खान को मुझे ठीक करना है, और मेरी सैनिक शक्ति इतनी नहीं है कि मैं उनको हरा सकूं। करीबन 77,000 की आर्मी थी शाहिद खान के पास में, और उनका जो कैंप था वो पूना में था। वो पूना में जिस महल के अंदर शिवाजी छोटे बने में रहते, उसी महल के अंदर उनका वास था। तो शिवाजी ने ये प्लान बनाया कि मैं इनको रात को जाके मार दूंगा, युक्ति से अंदर घुसूंगा और मार दूंगा। उनके सेनापति, उनके अधिकारियों ने कहा कि महाराज इतने बड़े रिस्क आपको नहीं लेनी चाहिए, ये तो बिल्कुल शेर के मुंह में जाने के बराबर है। इसमें मतलब इसका जो सक्सेस रेट है, अगर मैं उसकी संज्ञा करूं, तो वो 20% से ज्यादा नहीं है। 80% ये होगा कि हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन शिवाजी ने नहीं, ये काम मैं ही करूंगा। और शिवाजी ने एक युक्ति से अंदर घुसे और उन्होंने उस पर अटैक किया। हालांकि वो बच गया उस दिन, उसकी 3 अंगुलियां कटी, उसका एक लड़का मर गया, कई 40 लोग उसके मर गए, और ये करके वो वहां से भाग भी निकले, आर्मी उनको पकड़ नहीं पाई। तो ये लीडरशिप की जो क्वालिटीज है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि शिवाजी महाराज के बारे में हमें ज्यादा पढ़ाया नहीं गया, और एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, जैसा कि आप बताते हैं, पढ़ाया नहीं गया। पर शिवाजी महाराज के बारे में ये भी बात कही जाती है कि शिवाजी महाराज चाणक्य नीति के बारे में काफी परिपक्व थे, काफी उस बारे में सोचते थे, उस हिसाब से सोचते थे। और एक बेहद इंटरेस्टिंग किस्सा उनके जीवन काल में आता है
जो अफजल खान से जुड़ा हुआ है। आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। डिप्लोमेसी, चाणक्य नीति देश में मूर्त पाए थी। आप देखिए कि राजपूत जो थे वो जब उनको लगता था कि अब हम युद्ध हार जाएंगे तो औरतें उनकी जौहर करती थी। ये प्रथा मराठा के अंदर, जो मराठा कास्ट आप कहते हो, उसके अंदर 10 सरनेम राजपूतों की है। तो राजपूत भी उसमें सम्मिलित है। मराठा क्षत्रिय जाति में जो शानुकुल मराठा क्षत्रिय जाति है उसके अंदर राजपूत भी है कुछ, समझे ना आप। तो हमारे यहाँ भी ये जौहर और सती का चक्कर था, ऐसा नहीं था जौहर का खास करके। लेकिन उस टाइम पे ये औरतें जौहर करती थी और आदमी किले का दरवाजा निकल के बाहर निकलते थे और शहीद हो जाते थे, वीर गति को प्राप्त हो जाते थे लड़ते लड़ते। शिवाजी ने कहा नहीं, शिवाजी ने चाणक्य नीति अपनाई, एक तरीके से उसको रिवाइव किया। ये जो प्रथा थी राजपूतों की, ये चाणक्य नीति के बिल्कुल विरुद्ध थी मेरे हिसाब से। शिवाजी ने हमेशा ये कहा, जब उनका सैनिक या उनका सेनापति कहता कि महाराज आपने जो काम दिया है वो मेरे जान पे खेल के भी मैं उसको पूरा करूंगा। बोलते नहीं, जान बचाना है, जान बचाना है, भले एक बार काम ना हो। तो ये एक अपने आप में एक अलग दृष्टि थी। और मैं चाणक्य को मैंने तो ज्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं देखता हूँ चाणक्य नीति के बारे में जो कुछ मैंने पढ़ा है, मुझे लगता है कि ही इज द रिवाइवर ऑफ चाणक्य नीति इन मध्यकाल, मध्यकालीन भारत के अंदर उन्होंने चाणक्य नीति को रिवाइव किया। उसका सबसे अच्छा दाखला है अफजल खान का वध। अफजल खान बीजापुर का एक सल्तनत का एक जनरल था, लेकिन बड़ी प्रतिभा थी उसने औरंगजेब को एक बार हराया था युद्ध के अंदर। प्रतिभा उसकी, मतलब वो था एक छोटी सल्तनत का सेनापति, लेकिन उसकी प्रतिभा राष्ट्रव्यापी थी। उसने पहले, आज का जो भारत है सब उसको लोग जानते थे कि भाई एक वहां पे एक सेनापति है, बड़ा खतरनाक है, उसने औरंगजेब को भी उसने शिकस्त दी हुई है। जब शिवाजी एक के बाद एक किले जीतने लगे तो बीजापुर सरकार ने मन बनाया, बीजापुर सल्तनत ने, कि इनके सामने एक बड़ा सेनापति भेजा जाए। अफजल खान ने प्रतिज्ञा ली कि मैं शिवाजी को जिंदा या मुर्दा लेके आऊंगा, और वहां से वो निकला। शिवाजी जैसे वो वहां से निकला, छत्रपति शिवाजी पूना में थे, पूना के पास में थे, कहीं प्लेन्स में थे। वो सीधे वहां से उठ के चले गए पहाड़ियों पे, पहाड़ी किले के ऊपर। प्रतापगढ़ नाम का किला है महाबलेश्वर के पास में, वहां चले गए। उनके सेनापति ने कहा कि महाराज इसमें से लगा मैं डर के भाग रहे हैं। बोले मुझे वही इंप्रेशन देना है कि मैं डर के भाग गया। अच्छा, उनको नीचे आने के लिए उसने भी युक्ति अपने, उसने मंदिर तोड़ना शुरू किए। ऐसे कोई हमेशा मंदिर नहीं तोड़ता था वो, लेकिन उसका यह था कि शिवाजी आवेश में आके नीचे आ जाए। और फिर मैं मेरी जो, उसके बाद तो खूब सारी तोपें थी, वो तो पूरा एक मॉडर्न पूरी आर्मी लेके आया हुआ था। उसका ये था कि कुछ भी करके मैं शिवाजी को नीचे ले आऊं और फिर हरा दूं। पर शिवाजी उसकी नीति पूरी, उसकी युक्ति समझ गए थे। शिवाजी नीचे नहीं, तो मंदिर टूटते रहे 2 महीने तक, शिवाजी नीचे नहीं आए। फिर उसको लगा, फिर वो आया प्रतापगढ़ के पास, वाई नाम की जगह है, वाई 27 किलोमीटर दूर है प्रतापगढ़ से। वहां पे उसने कैंप डाला और वहां से वो जंगल शुरू होते हैं, वहां तो घुसना ही बहुत मुश्किल है। उस जमाने तो और भी खतरनाक होगा। जो वाई में आया तो वहीं से उसने स्ट्रेटेजी चेंज की। उसने कहा कि अब ये नीचे नहीं आने वाला है, अब इसको मैं धोखे से पकड़ूंगा या तो मार दूंगा। तो उसने मैसेज अपना वकील भेजा, वो भी हिंदू भेजा, हिंदू वकील था, कृष्णा जी भास्कर। उसको भेजा कि भाई कृष्णा जी आप जाके उनसे कहिए कि शिवाजी, आपके पिताजी और मैं दोनों दोस्त थे। शिवाजी के पिताजी भी बीजापुर सुल्तान के सरदार थे सल्तनत के, और हमारी दोस्ती रही है, और मैं तुम्हारा चाचा लगता हूं। तुम्हारे से 2-4 गलतियां हुई होंगी, लेकिन तुम आके अगर माफी मांगते हो तो मैं तुम्हारे माफी दिलवा दूंगा और तुमको राजा के रूप में कायम कर दूंगा। ठीक है। कृष्णा जी भास्कर गया मिलने शिवाजी से, उसने मैसेज दिया। तो शिवाजी ने तो युक्ति बना ली, शिवाजी ने प्लान बना लिया था कि मुझे अफजल खान यहां लाना है, अफजल खान के पास में नहीं जाऊंगा, मिलूंगा तो मेरे प्रतापगढ़ के नीचे मिलूंगा उसको मैं। तो शिवाजी ने नाटक किया। नाटक ये किया शिवाजी ने कहा कि मेरे हाथ से इतने सारे पाप घड़े हुए हैं कि मेरी हिम्मत नहीं है खान चाचा को फेस करने की। इससे अच्छा मैं गुनहगार हूं, इससे खान चाचा यही आए, मेरी उंगली पकड़ के मुझे बीजापुर ले जाए और मुझे सही रास्ते पे लाए। अच्छा, उनका जो वो था पंताजी गोपीनाथ करके, शिवाजी का जो वकील था, उसकी भी बड़ी हिस्ट्री है। उसने भी औरंगजेब को फुलाने में बहुत, हवा भरने में खूब बड़ा रोल प्ले किया। एक बार जब वार्तालाप चल रहा था दोनों का, उनके दूत आ रहे थे
इनके दूत पंताजी गोपीनाथ वहां जा रहे थे, 27 किलोमीटर का डिफरेंस था दोनों में, लेकिन पहाड़ पे होके जाना पड़ता था। तो एक बार पूछा औरंगजेब इसने अफजल खान ने कि ये शिवा इतना डरता क्यों है? उसने कहा कि कचदिल है, डरपोक है, इसके लिए डरता है, इसके लिए महाराज डरते हैं, समझा? बखैर वो तैयार हो गया आने के लिए, उसको अपनी शक्ति में पूरा विश्वास था कि मैं भले शिवाजी के पास जाऊंगा, शिवाजी को मैं मार ही दूंगा या जिंदा पकड़ लूंगा। ये तय हुआ कि दोनों के साथ 10-10 रक्षक होंगे, वो भी दूर खड़े रहेंगे, जहां उनकी भेंट की जगह वहां दूर खड़े रहेंगे। उसके बाद जो शिवाजी ने प्लानिंग किया, शिवाजी ने उनके जो इस एडमिनिस्ट्रेटर जो थे उनके, हिरोजी इंदुलकर, उनको बुला के कहा कि शमियाना ऐसा बनाओ कि खान बिल्कुल मुग्ध हो जाए। तो शामियाने के अंदर बड़े बड़े झूमर लगाए गए उस जमाने में, और शामियाने के अंदर मोती के वो लगाए गए पर्दे जिसमें मोती लटक रहे थे, समझे ना? तो इस तरीके से उन्होंने पूरा प्लान बनाया। और जब भेंट हुई उस टाइम पे पहले तो वो देख के मुग्ध हो गया, देख के कि ये क्या है ये, ठीक है। पर शिवाजी तैयार होके गए थे। शिवाजी का प्लान क्या था कि ये मुझे मारे ना मारे, मैं इसको मार दूंगा, क्योंकि मंदिर तो तोड़े थे उसने, तो बदला बनता ही था उनका, है ना। उन्होंने वागनक पहना, जिसको बोलते हैं वागनक मतलब टाइगर क्लॉज। ये टाइगर के शेप में क्लॉज होते हैं स्टील के, ऊपर रिंग दिखती है 4 और अंदर क्लॉज होते हैं यूं निकले हुए, यूं या यूं, समझा, यूं होते हैं। और आप मुट्ठी बंद कर लो तो सामने वाले को मालूम भी नहीं पड़ता। और यहाँ उन्होंने एक बिछुआ नाम का एक डेगर होता है, क्रूक्ड डेगर, वो अगर पेट में चले जाए और बाहर निकला तो आंतड़ियां बाहर आ जाती है। क्रूक्ड डेगर यहाँ उन्होंने बांध लिया हाथ पे और भेंट करने गए। और भेंट के टाइम पे अब ये इसके बाद जो बात है वो हम बिलीव करते हैं, और कई लोग उसको बिलीव करते हैं कि दोनों गले मिले, और गले मिलने के टाइम पे अफजल खान ने उनका गला पकड़ लिया। अफजल खान की हाइट थी करीबन 6.25 फुट, शिवाजी मीडियम हाइट के थे, तो शिवाजी की गर्दन थी वो यहां तक आ रही थी अफजल खान को, तो उससे पकड़ ली गर्दन, और खंजर उसने छुपा कर रखा था। हालांकि तय ये था कि दोनों के पास हथियार नहीं होंगे, पर खंजर उसने छुपा रखा था। उसने खंजर निकाला और खंजर शिवाजी के पीठ पे जोर से मारा। पर शिवाजी ने, पूरी तैयारी थी शिवाजी की, शिवाजी ने सिर पे एक स्कल कैप पहनी थी जो लोहे की थी, और बख्तर पहन रखा था। बख्तर, जब उसको ख्याल नहीं था कि बख्तर पहन रखा है शिवाजी ने, जो मारा तो बख्तर पे पड़ा, वो वार नहीं लगा। इससे बख्तर नहीं पहना था, इतना इंटॉक्सिकेटेड हो गया था। और पंताजी गोपीनाथ ने इसको ऐसा हवा भर दी थी, इसको लगता था कि मैं 1 मिनट में शिवाजी को खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो शिवाजी दबा रखा था। शिवाजी ने दोनों के बॉडी के बीच में जगह बनाई, हाथ यूं लिया और साइड से ये डाला, क्या बोलते हैं, वार किया वागनक से, और दूसरे उसने हाथ छोड़ दिया। जब उसको वार हुआ, उस पे उसकी आंतली के अंदर घुस गया ये, उसने जो ग्रिप खोल दी, उसने ग्रिप खोली तो शिवाजी ने दूसरे हाथ से वो ले लिया अपने, वो क्रूक डेगर वो मारा, और दोनों हाथ से की आंतड़ियां बाहर निकाल ली। उसने भी एक वार किया शिवाजी पे, तो शिवाजी ने सिर पे स्कल कैप पहन रखी थी, आप समझे। तो आप देखिए कि ये इंसिडेंट है 1659 का। ये वो साल है जब मुसलमान राज को भारत में कायम होके करीबन 467 साल हो चुके थे, 467 ईयर्स। और मुसलमानों ने इस टाइप का दगा कई बार किया था हिंदुओं के साथ में। अफजल खान खुद ने एक सीरा नाम की जगह है दक्षिण भारत के अंदर, उसके राजा को बुला के मार दिया था। ऐसे कई दाखले हैं जहां हिंदू राजा को वो सहला के बुलाते थे, जब वो हिंदू राजा के कंट्रोल में नहीं आता था लड़ाई के अंदर, तो उसको दोस्ती से बुलाते थे, उसको मार डालते थे। ये पहला दाखला है ऐसा, मेरा मानना है 467 साल की हिस्ट्री में, कि मुसलमान जो टेक्निक से हिंदू को टेक्निक परास्त करते थे, उसी टेक्निक से एक हिंदू ने उनको परास्त किया। अच्छा, शिवाजी ने रात को आर्मी बुला के रखी थी, पूरी आर्मी, जंगल था बहुत भयंकर, उसमें आर्मी, शिवाजी की तो आर्मी थी वहां पे। शिवाजी ने कहा जैसे मैं अफजल खान को मारूंगा, वैसे अपने आदमी को बोला था कि प्रतापगढ़ के नीचे ये क्या है कि माची होता है, माची एक जगह होती है, कोई भी हिल फोर्ट होता है उसमें बीच में रुकने की जगह होती है। जब अपन फोर्ट ऊपर चढ़ते हैं, बीच में एक प्लेटो होती है, जहां थक जाए आदमी तो रुकता है वहां पे, उस जगह इनकी मीटिंग थी। तो शिवाजी ने कह के रखा था उसको ऊपर तोपची को, जैसे मैं इसको मारूं वैसे पंताजी गोपीनाथ एक लाल कपड़ा दिखाएंगे आपको, और 3 तोप छोड़ना आप। जैसे आप 3 तोप छोड़ोगे, वो जो आर्मी है उनको कहा कह दिएगा था, जो आर्मी छिपी हुई थी, शिवाजी के सेनापति जो थे
उनको कह दिया गया जैसे 3 तोप के गोले छूटे वैसे तुम लोग टूट पड़ना। और अफजल की आर्मी तो तैयार ही नहीं थी, तो पूरी आर्मी नष्ट हो गई। करीबन पूरा रसद, घोड़े, हाथी शिवाजी के हाथ लगे और 10 लाख रुपए की रकम हाथ लगी। समझे? तो ये युक्ति के अंदर चाणक्य नीति जिसको बोलते हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा, ये एक बड़ा एपिसोड, बहुत छोटा एपिसोड है लेकिन मैं इसको बहुत बड़ा एपिसोड मानता हूं। तो सर हमने देखा कि शिवाजी के एज अ पर्सन बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे, और एक उन्होंने बड़ा काम ये भी किया कि वो बहुत ही बड़े सोशल रिफॉर्मर माने जाता है। उन्होंने सारी जाति धर्म जिस भी बेसिस पे लोगों को बांट रखा था, उस सबको एक कर सबको एक साथ जोड़ कर रखा। तो उस बारे में कुछ प्रकाश डालिए। मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो उद्भव हुआ उसके अंदर भी शिवाजी के रिफॉर्म्स को मैं एक कली मानता हूं। और मैं तो चाहूंगा कि ये डायरेक्ट कनेक्शन, कहूंगा कि डायरेक्ट कनेक्शन है उसका। देखिए, शिवाजी ने एक नया सिद्धांत बनाया कि सभी जातियां आर्मी में भर्ती होंगी। मतलब हिंदू एकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण उन्होंने रखा। उसके पहले ऐसा नहीं था कि नहीं जुड़ते थे दूसरे लोग, लेकिन इट वॉज कंसिडर्ड अगेंस्ट। ये था कि क्षत्रिय लड़ेंगे बाकी नहीं लड़ेंगे। समझे ना? कुछ कुछ थे ऐसे दाखले हैं हमारे पास में, क्षत्रियों के साथ में ब्राह्मण भी जुड़ गए हैं, दलित भी जुड़ गए हैं, लेकिन बहुत कम दाखले हैं। शिवाजी ने इसको एक इंस्टीट्यूशन की ओर के तरीके से प्रस्थापित किया कि सभी, तो जो पहाड़ी किले होते थे उसके नीचे का हिस्सा महार नाम की जाति जिससे अम्बेडकर बिलोंग करते थे, दलित जाति है, और रामोशी नाम की एक ओबीसी जाति, ये दो जातियां जो पहाड़ी किलों का जो नीचे का हिस्सा था उसको प्रोटेक्ट करते थे। तो वो लड़ते लड़ते बहुत बड़े फाइटर्स, अच्छे फाइटर्स बन गए। जब भारत के अंदर अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा कि ये दलित जो महार हैं ये शूरवीर भी हैं और अनुशासन को भी मानते हैं, डिसिप्लिन भी है, तो इनकी एक रेजिमेंट हमें बनाना चाहिए। उसके लिए उन्होंने रेजिमेंट बनाई, और बाबा साहब अम्बेडकर के फादर राम जी वो उस रेजिमेंट के अंदर सैनिक थे। मैं नहीं मानता कि अगर उनके फादर सैनिक ना होते तो उनमें ये इतना सारा, उनमें इतनी ताकत होती, उनमें इतना बड़ा रिफॉर्म लाने की, इतनी लड़त देने की कास्ट हिंदूज को। तो शिवाजी वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर आल्सो। तो हमने देखा कि शिवाजी कैसे एक सोशल रिफॉर्मर थे, और अफजल खान का किस्सा जो कि आपने बताया कि अफजल खान ने एक दफा औरंगजेब को भी हराया था, तो औरंगजेब के साथ शिवाजी के काफी किस्से जुड़े हुए हैं, और ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने उन्हें बेइज्जत करने की कोशिश की। और क्या हुआ वहां पर, और औरंगजेब और शिवाजी के बीच में क्या कहानी थी, इस बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए प्लीज। देखिए, शिवाजी और औरंगजेब की भेंट, नजर भेंट, ये एक टर्निंग पॉइंट है भारत के इतिहास में। मतलब पूरे भारत के इतिहास को इसने चेंज कर दिया। ये एपिसोड कैसे शुरू होता है? शिवाजी को काबू में लाने के लिए, हराने के लिए मिर्जाजी जयसिंह नाम का एक राजपूत जनरल था जो जयपुर का राजा था, आज के जयपुर का, जिसको आमिर भी कहा जाता था पहले, उसको भेजा गया। बहुत बड़ी आर्मी लेके आया, उसने शिवाजी को कंट्रोल किया, लेकिन शिवाजी ने उसका दिल भी जीत लिया। शिवाजी में ऐसी क्वालिटीज थी जो बताते हैं, जो मतलब जितना अपन पढ़ते हैं वो लगता है कि एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी थी, कि उनको जो मिलता था वो उनसे प्रभावित हो जाता था। अच्छा, उनकी भाषा भी इतनी मास्टरी थी, वो हिंदुस्तानी बोल लेते थे। मतलब कैसे सीखी ये आज तक वो तो छोटे छोटे किलों में ही रहे, पर क्योंकि उनके फादर बीजापुर सल्तनत के सरदार थे, शायद उनको टीचर रखा होगा उन्होंने हिंदुस्तानी पढ़ाने के लिए, जो भी होगा, लेकिन वो हिंदुस्तानी, मतलब कभी भी शिवाजी ने दो भाषा का उपयोग नहीं किया। वो हमेशा जो लोग उत्तर भारत से आते उनसे उनकी भाषा में बात कर पाते थे। उनकी पर्सनैलिटी थी, एक जबरदस्त पर्सनैलिटी थी शिवाजी की। तो शिवाजी ने बहुत प्रभावित किया और जयसिंह को भी ये था कि भाई ये शिवाजी अनकंट्रोलेबल आदमी है, बड़ी मुश्किल से ताबे में आया है, इसको अपन वहां भेज दें अपने औरंगजेब के पास, ताकि औरंगजेब को इनको सूबेदार बना दे दक्षिण भारत का, और फिर हमको ये आने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि राजपूत राजा को अपना खुद का छोड़ के आना पड़ता था लड़ने के लिए। तो जो जिसके वजह से ये आना पड़ता है वही हमारे, अगर हमारा फॉलोअर बन जाए और हमारा सूबेदार बन जाए, उससे बड़ी बात क्या है। तो उनका प्लान ये था जयसिंह का। शिवाजी को तैयार किया गया, शिवाजी और उनके पुत्र निकले, और 3 महीने के अंदर, करीबन 2-2.5 महीने के अंदर वो आगरा पहुंचे। और आगरा में 12 मई को उनकी भेंट तय हुई थी। 12 मई औरंगजेब की बर्थडे थी, जन्म दिवस था उसका। अच्छा, ये
उसके पिताजी शाहजहां के इंतकाल के बाद ये पहला जन्म दिवस था। शाहजहां के मरने के बाद में उनका पहला जन्म दिवस था। तो वो उसको शाहजहां तब जीवन थे, तब तो मुझे लगता था कि शाहजहां के साथ पब्लिक जुड़ी हुई है, क्योंकि पिताजी उन्हें अपने तो औरंगजेब अपने पिताजी को कैद में रखा था, तो डरते थे, ज्यादा उसको डिस्प्ले नहीं करते थे पावर को। पर ये उन्होंने मौका चुना कि मैं पूरे देश के जो मेरे जागीरदार हैं, जो राजा हैं, सभी यहाँ आएंगे, एक दरबार में भरूंगा और अपने आप को एक मुक्त रूप से अपने सुल्तान बादशाह के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करूंगा। 1400 गाड़ियों के अंदर दिल्ली के किले में जो द्रव्य था मुगल सल्तनत का, उसको 1400 कार्ट्स के अंदर बैलगाड़ियों में लाया गया आगरा। सर द्रव्य का मतलब क्या होगा? अल्कोहल की बात कर रहे हैं? द्रव्य, पैसा, वेल्थ, वेल्थ, हीरे, माणिक, मोती, सोना, चांदी, ये 1400 गाड़ियों में लाया गया, बैलगाड़ियों में, डिस्प्ले करने के लिए कि मैं हूं, मैं भारत का बादशाह, प्रजा को दिखाने के लिए और अपने राजा, उनके हाथ के नीचे जो उनके सरदार थे, मनसबदार थे, उनको दिखाने के लिए। और उसी दिन भेंट उनकी रखी हुई थी शिवाजी की उस दरबार के अंदर सुबह, ताकि शिवाजी भी देख के बेहोश हो जाए कि भाई इसके सामने तो क्या लड़ूं मैं, समझे ना। ये पूरा प्लान ये था। लेकिन कुछ कारणों से शिवाजी लेट हो गए, सुबह का कार्यक्रम एंड हो गया, जो दीवाने आम में था, जब पब्लिक भी थी, सरदार भी थे, पब्लिक सामने थी और सरदार किले पे ऊपर जैसे अपन डायस पे बैठते हैं ऐसे बैठे हुए थे, ठीक है ना। फिर दरबार चले गया दीवाने आम के अंदर। दीवाने के अंदर सिर्फ सरदार थे, मनसबदार मतलब, और पीकॉक थ्रोन के ऊपर ये था अपने औरंगजेब। उस शिवाजी की भेंट तय हुई। शिवाजी ने अपने ये सोच रखा था कि मुझे एक बड़ा ओहदा देगा औरंगजेब, क्योंकि जयसिंह ने तो कहा ही हुआ था उनको, है ना। लेकिन शिवाजी की उन्होंने इंसल्ट ऐसे की कि शिवाजी ने जब उनको जो अपने गिफ्ट्स दिए, प्रेजेंट्स, तो उन्होंने औरंगजेब ने एक शब्द नहीं कहा, मतलब जब आते थे आइए आप, ऐसा बोलते, एक शब्द नहीं बोला औरंगजेब। और शिवाजी को पीछे की रो में खड़ा कर दिया गया, जिससे शिवाजी नाराज हो गए, एकदम नाराज नहीं, इतने नाराज हो गए कि उन्होंने कहा कि आज चाणक्य नीति मैं नहीं करूंगा। उनकी आंखें लाल हो गई एकदम। और उन्होंने जय सिंह जो उनका कैरेक्टर था, राम सिंह का लड़का, जय सिंह का लड़का राम सिंह जो उनका कैरेक्टर था, उसको पीछे की रो में से बुलाया, उसको कहा कि ये सब क्या है, मेरे को ये पीछे इतने पीछे क्यों खड़ा रखा है। और वो जो जोर थोड़ी हाई वॉइस में वॉल्यूम में उन्होंने जब कहा ये, तो उसकी इको हुई दीवाने आम के अंदर। तो औरंगजेब को कुछ सुनाई दिया। तो औरंगजेब ने कहा कि भाई बुलाया राम सिंह को, राम सिंह क्या माजरा है। राम सिंह ने कहा कि साहब जहांपना ये थोड़े नाराज हैं और थोड़ा इनको एटिकेट्स मालूम नहीं है मुगल दरबार की, वो डर गया था बिल्कुल। तो औरंगजेब ने कहा कि इनको खिलाफ दे दो। खिलाफ मतलब एक रिस्पेक्ट पे करने का एक तरीका होता है, जब आप एक ड्रेस प्रेजेंट करते हैं अपने मनसबदार को। शिवाजी को लगता नहीं मिला था। शिवाजी को इतनी छोटी शैली के सरदारों में खड़ा रखा गया था कि उनको वो दूसरों को जो मिला खिलाफ, वो उनको नहीं मिली। तो उससे भी नाराज थे, तो उन्होंने कहा कि वो खिलाफ दे दो। जब खिलाफ लेके गए औरंगजेब के दरबारी और शिवाजी के पास, तो शिवाजी ने ना बोल दिया कि अब मैंने इंसल्ट किया, तुमने मेरे जैसे आदमी को तुमने खड़ा रखा है इस तरीके से तो ट्रीट किया, अब मैं तुम्हारे खिलाफ एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ऐसा कह के शिवाजी निकल के दरबार के बाहर, पीठ दिखा के, औरंगजेब को पीठ दिखाई उन्होंने, बाहर जगह और एक कोने में बैठ गए। औरंगजेब ने 3 अपने ऑफिसर उसके पीछे भेजे, राम सिंह सहित 2 मुसलमान थे उसमें, मोहम्मद अमीन खान था मेरे ख्याल से, तीनों गए, मुखलिस खान, तीनों गए। 3 को ये कहा गया कि तुम समझाओ इनको कि आए। और औरंगजेब उस टाइम पे अपनी गलती को एक तरीके से पार्शियली स्वीकार करने को तैयार था, ऐसा मुझे लगता, मेरा खुद का ये वो है, समझा। लेकिन शिवाजी ने कहा कि नहीं, तुम मेरा सिर काट दोगे तो भी मैं औरंगजेब के सामने नहीं जाऊंगा, आज नहीं जाऊंगा। और फिर औरंगजेब ने कहा आप इनको घर ले जाओ, इनका जो गेस्ट हाउस है वहां उनको ले जाओ, ऐसा औरंगजेब ने फरमान दिया। हमको कहा गया कि तो आने को तैयार नहीं है तुमको। वहां फिर औरंगजेब ने कहा राम सिंह को इनको मनाने का प्रयत्न करो, कल आते हैं। तो दीवाने आम में कल अकेले आए, मिले मुझसे। लेकिन शिवाजी ने मूड बना लिया था कि मैं अब औरंगजेब के सामने नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन शिवाजी के पुत्र संभाजी गए। संभाजी को बड़ा सम्मान से औरंगजेब ने ट्रीट किया, है ना। लेकिन औरंगजेब के जो दरबारी थे, कुछ राजपूत राजा भी थे उसके अंदर, मुसलमान भी थे खूब सारे, इन्होंने उसे कान भरना शुरू किया कि आपकी इंसल्ट किए शिवाजी ने, शिवाजी को हमें जिंदा नहीं जाना देना चाहिए, ये हमारे हाथ में आ गया, इसको ठीक करना चाहिए, या तो कैद करो या तो इसको मार डालो। और उस टाइम पे जो 3 महीने शिवाजी जो युक्ति का जो एक प्रदर्शन करते हैं, वो इतना जबरदस्त है कि मतलब आप सोचो कि जफर खान का प्राइम मिनिस्टर था, जफर खान, है ना। और जफर खान की वाइफ जो थी
जफर खान की, मतलब ही वाज ब्रदर इन लॉ ऑफ शाइस्ता खान, जिसके 2 साल पहले शिवाजी ने उंगलियां काट दी थी, ये शिवाजी के लड़के को मार दिया था। वो जफर खान को उन्होंने ब्राइब कर दिया, बताते 1 लाख रुपए का हीरा था उस जमाने में, वो उसको दिया था। मतलब आप सोचिए कि कितनी भयंकर उनकी एबिलिटी होगी, उनकी चाणक्य नीति का उनका लेवल क्या होगा, कि मुगल सल्तनत के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने करप्ट कर दिया। जब उनको ख्याल आ गया कि अब ये औरंगजेब छोड़ने वाला नहीं है मुझे, जब उनको ख्याल आ गया बहुत सारी चीजें हुई बीच में कि अब मैं मेरा यहाँ से भाग निकलना यहाँ से मुश्किल है, तो उन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी और उसको ही करप्ट कर दिया, किसको, प्राइम मिनिस्टर को। उसने पिटीशन पेश किया शिवाजी का। अब शिवाजी ने पूरी माफी मांगने वाली पूरी नीति बना ली, जो हुआ था उस दिन हुआ, तो आप भूल जाइए, मुझे जाने की परमिशन दीजिए। समझा? आप देखिए पूरा उन्होंने चेंज कर लिया अपना। आवेश में आके उन्होंने उस टाइम पे किया था, तो ठीक भी किया था कि वो एक उनकी जो प्रतिभा थी, जो उनके अचीवमेंट्स थे, लेकिन जब उनको लगा कि साला इसमें अब मैं फंस गया, उन्होंने नीति पूरी चेंज कर दिया। और इसके लिए जो लोग वीर सावरकर को की माफी का मुद्दा बनाते हैं, वो जानते ही नहीं कि शिवाजी नीति क्या होती है। वीर सावरकर वही कर रहे थे जो शिवाजी ने आगरा में किया, माफी मांग के। समझा? तो माफी की तो एक ऑर्डर उन्होंने पास किया था औरंगजेब ने इसके पहले, कि शिवाजी काबुल जाए, अफरीदी जो पठान है उनसे लड़ने के लिए। उनके साथ में एक ऐसे अफसर को रखा था कि जो हिंदुओं को दुष्टता से मारने के लिए बड़ा फेमस था। तो ये ख्याल आ गया था शिवाजी को कि इसको मेरे साथ भेजा तो ये मुझे मारेगा, वहां पे कुछ न कुछ करके कुछ युक्ति करेगा। तो जब ये जफर खान ने उनका जब पैरवी की औरंगजेब ने वो ऑर्डर वापस ले लिया काबुल भेजने वाला, लेकिन रिहा नहीं किया उनको। ऐसे करते 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 उनको ख्याल आ गया कि ये औरंगजेब मुझे रिहा नहीं करेगा, तो उन्होंने भागने की युक्ति बनाई। और एक दिन कुछ बीमार हो गए, बीमारी के नाम पर उन्होंने कहा कि मुझे फकीरों और साधुओं को दान करना है, तो रोज मिठाई की पेटियां भेजते, बड़ी बड़ी पेटियां होती थी। एक दिन वो और उनके पुत्र संभाजी दोनों एक पेटी में बैठ गए और यहाँ से फरार हो गए। ये इतिहास भी भारत का एक ऐतिहासिक घटना है ये, समझा? और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि शिवाजी ने देखा कि जिस सल्तनत के प्राइम मिनिस्टर में ब्राइब कर सकता हूं, वो तो खोखला मामला है। वो कितने भी बड़ा किला हो, कितनी भी दौलत हो, लेकिन खोखला है वो, जिसका प्राइम मिनिस्टर बिक जाए। तो ये बताते हैं कि वो 3 महीने का जो अध्ययन किया शिवाजी ने, वो मुगल सल्तनत के होल्स कौन से हैं, कमियां कौन सी हैं, उसका अध्ययन करने के लिए किया। समझा? तो ये बताते हैं टर्निंग पॉइंट है भारत के इतिहास में। जदुनाथ सरकार, जीएस सरदेसाई, गोविंद सखाराम सरदेसाई, बहुत बड़े इतिहासकार। मैं आज जो लोग जुड़े हमसे उनसे कहना चाहूंगा कि जीएस सरदेसाई की किताबें पढ़ें आप, हिंदी में तो नहीं है, इंग्लिश में है, द न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठा, 3 वॉल्यूम के अंदर, बेहतरीन है। इसमें सब इसका उल्लेख है इन चीजों का। जी सर, और एक चीज है कि शिवाजी महाराज को छत्रपति शिवाजी महाराज कहा जाता है, तो वो उन्हें जो छत्रपति का दर्जा मिला, वो कैसे मिला और क्यों मिला? नहीं, छत्रपति तो उन्होंने खुद नहीं लगाया था, उनको दिया था कोई ने। छत्रपति का मतलब उसका, अगर आज आप उसका एक संज्ञा करते हैं उसकी, तो उसका मतलब इंडिपेंडेंट किंग। छत्रपति का मतलब इंडिपेंडेंट किंग। हाँ, इंडिपेंडेंट किंग। आप देखिए कि मध्यकाल के अंदर मुसलमान का राज्य जो भारत में प्रस्थापित था, उसके बाद में इंडिपेंडेंट एक विजयनगर सल्तनत थी और दूसरे शिवाजी। लेकिन मेरा एक और मुद्दा मेरा है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि शिवाजी का जब देहांत हुआ, उस टाइम पे राजा नहीं थे, सम्राट बन चुके थे। सम्राट किसको बोलते हैं? उसके 4 या 5 बिंदु हैं जिनके आधार पर एक हम शासक को तय करते हैं कि शासक को हम सम्राट के रूप में देखेंगे या राजा के रूप में। देखिए, कई इतिहासकार इस बात को चूक गए हैं इसको बराबर एनालाइज करने में कि शिवाजी का जब देहांत हुआ, जब उनके राज्य की लंबाई कुछ 1600 किलोमीटर की थी, उसका आरंभ होता था, आज का वलसाड़ प्रांत है, वलसाड़ नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है साउथ गुजरात में, वहां से उसका आरंभ होता था और महाराष्ट्र से होते हुए, कर्नाटक होते हुए, तेलंगाना होते हुए वो पहुंचती थी मद्रास के भी आगे उसका अंत होता था 200 किलोमीटर आगे जाके। ये अनब्रोकन थी, ये वो 16 चौड़ाई कम थी इसकी, लेकिन ही वाज रूलिंग ओवर ए किंगडम हुज लेंथ वाज 1600 किलोमीटर्स। हमारे इतिहासकार जो हैं वो जो ये मुस्लिम आक्रमणकार जो आते थे मध्य एशिया से, उनके पुल बांधते थे तारीफ कर करके, वो पुरुषार्थी थे, दे वर वेरी एंटरप्राइजिंग। पर आपको याद रहे कि मोहम्मद घोरी जो घुर नाम की जगह से आया था आज के अफगानिस्तान से, उस घुर का जो अंतर है दिल्ली से वो सिर्फ 1525 किलोमीटर है, शिवाजी के राज्य की लंबाई से कम है। काबुल जहां से कई इन्वेडर्स आए,
काबुल का डिस्टेंस जो है दिल्ली से वो 1300 किलोमीटर से कम है। आप समझे? जब हम ये प्रश्न हमारे सामने आता है कि एक व्यक्ति को हम सम्राट के रूप में देखें या राजा के रूप में, एक शासक को, तो पहला उसका जो बिंदु है वो ये है कि उसका राज्य विस्तार कितना बड़ा था, कितना था। क्योंकि राज्य विस्तार अगर छोटा है तो हम कितना भी बड़ा राजा हो, कितना भी बड़ा समाज सुधारक हो, कितना भी बड़ा महान राजा हो, महान शासक हो, उसको हम सम्राट नहीं कह सकते। उसकी पहली जो कंडीशन वो है कि उसका विस्तार बड़ा होना चाहिए। शिवाजी का विस्तार, अगर हम कृष्णदेवराय को अगर सम्राट कहते हैं, विजयनगर के बहुत बड़े, सबसे बड़े राजा जिनको एम्परर कहा जाता है, तो शिवाजी भी जब ध्यान था उस टाइम पे वो एम्परर थे। दूसरा, उन्होंने क्या बोया और क्या उगके निकला, दूसरा बिंदु ये है। तो शिवाजी ने जो बोया, जो उगके निकला, उसका लाभ आज भी हमें मिल रहा है। इसके बारे में मैं पहले बोल चुका हूं। आप देखें कि शिवाजी के देहांत के बाद सिर्फ 40 साल में मराठा सेनाएं दिल्ली पहुंच गई। बालाजी विश्वनाथ थे बाजीराव के पिता, उनके अंडर पहला एक्सपीडिशन मराठों का गया था दिल्ली। 2 में नहीं रहा था, समझा? इसके बाद में 30 साल के बाद, इसके 30 साल के बाद, मतलब 1750 के अंदर मराठा ही दिल्ली मुगल साम्राज्य के कर्ता धर्ता हो गए। जो मुगल सम्राट होता था वो मराठों को पूछ के ही राज्य चलाता था, अपना साम्राज्य चलाता था। और शिवाजी के देहांत के बाद 58 साल के अंदर मराठों ने पेशावर जीत लिया। पेशावर पे उनका आधिपत्य सिर्फ 6 महीने रहा, लेकिन पेशावर को जीतना मामूली बात नहीं है। पूना से पेशावर का जो अंतर है वो 2300 किलोमीटर का है। तेहरान जो ईरान की राजधानी, उसका और दिल्ली का अंतर है उससे थोड़ा ही कम। और समरकंद, जहां से बाबर आया था मूल रूप से, जिसने दिल्ली में मुगल सल्तनत को कायम किया, मुगल सल्तनत को, वो समरकंद का जो अंतर है दिल्ली से, वो पेशावर और पूना के अंतर से कम है। फिर युद्ध नीति की बात करें तो हम शिवाजी को सिर्फ छापामार युद्ध के रूप में देखते हैं। पहाड़ी चुआ, ये सब बातें पहले फेस की थी। लास्ट 10 साल जो शिवाजी के, वो आर पार की लड़ाई के थे। उन्हें मुगलों को कई बार आर पार की लड़ाई में हराया। जब सलीर की लड़ाई हुई, सलीर नाम का किला है नासिक के पास, सलीर नाम की जब लड़ाई हुई, सलीर की लड़ाई जो हुई, उसके अंदर शिवाजी ने मुगल सेना को, शिवाजी की सेना ने मुगल सेना को एक आर पार की लड़ाई में जबरदस्त शिकस्त दी। करीबन 8 से 10,000 सैनिक काम आ गए और 30 सेनापति खत्म हो गए और 22 सेनापतियों को बंदी बनाया गया मराठों द्वारा। इसकी खबर जब औरंगजेब के पास पहुंची तो औरंगजेब बताते हैं 3 दिन नहीं सो पाया था, क्योंकि उसको लगता था कि जिसको ने पहाड़ी चुहा कहा था उसकी ये ताकत कि मेरी फुल फ्लेज्ड आर्मी को इस तरीके से परास्त कर दे। और ये आखिरी 10 साल के अंदर शिवाजी ने औरंगजेब को एक ऑब्जेक्ट ऑफ मॉकरी बना दिया था। शाह अब्बास था ईरान का बादशाह, औरंगजेब का विरोधी था। उसने औरंगजेब को लेटर लिखा इसी दशक में, लास्ट 1670 से लेकर 1680 के बीच का जो लास्ट 10 साल है शिवाजी के, उसमें उसने एक लेटर लिखा कि बादशाह औरंगजेब, टॉन्ट मारते हुए, बादशाह औरंगजेब तुम अपने को हिंदुस्तान जैसे बड़े देश का बादशाह कहते हो और शिवाजी को हरा नहीं सकते। अपना राज्य कैसे चलाना, लड़ाइयां कैसे जीतना, तुम्हें सिखाने के लिए मैं आ रहा हूं आगरा। फिर एक बार औरंगजेब अपने दीवाने आम में बैठा हुआ था और उसके अधिकारी बैठे हुए थे। उस टाइम पे खबरी आया महाराष्ट्र से, उसने कहा कि गत महीने में शिवाजी ने इतने इतने किले जीत लिए, हम इतनी लड़ाइयां हार गए। तो शिवाजी, औरंगजेब व्याकुल हो गया और औरंगजेब ने पूछा कि भाई आप किसको भेजा जाए इस आदमी के सामने, किस नए सेनापति को मैं भेजूं। तो उस टाइम पे महाबत खान नाम का एक सेनापति था जो औरंगजेब से उम्र में बड़ा था और औरंगजेब से कभी मजाक भी कर लिया करता था। उसने औरंगजेब को टॉन्ट मारा। उसने कहा जहां पना कोई सेनापति को भेजने की आवश्यकता नहीं है, हमारे जो आगरा के काजी हैं अब्दुल वहाब, उनको कहिए वो कुरान की 2 आयतें बोलेंगे और शिवाजी जल के राख हो जाएगा। ये इसके लिए टॉन्ट मारा उसने कि औरंगजेब क्योंकि कट्टरवादी था, वो मौलवी को ज्यादा, काजी को ज्यादा महत्व देता था, जो शिवाजी औरंगजेब के सेनापति अधिकारी को पसंद नहीं था। तो और मोहम्मद खान ने ये टॉन्ट मारा। शिवाजी का, औरंगजेब का जो आखिरी वो है विल, उसके अंदर शिवाजी का नाम है। उसने कहा है कि एक साम्राज्य, एक सल्तनत का समय बड़ा आधार होता है उसका इंफॉर्मेशन गैदरिंग सिस्टम। अगर वो सिस्टम वीक है तो उस साम्राज्य को, उस सल्तनत को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मुझे चुकानी पड़ी क्योंकि औरंगजेब भाग गया मेरे सिस्टम वीक होने की वजह से। अरे शिवाजी भाग गया आगरा से और 40 साल तक मुझे शिवाजी के सामने मशक्कत करनी पड़ी, मराठों के सामने मशक्कत करनी पड़ी। ये उनका उल्लेख उसमें भी है। और दूसरी एक बात जो जानते नहीं है लोग, एक बहुत बड़ा वाक्य है जो लोग जानते नहीं है।
शिवाजी के देहांत के बाद 3 साल के बाद में औरंगजेब आगरा से निकला यह तय करके कि शिवाजी के पुत्र छत्रपति संभाजी को हरा के मैं 3-4 साल में वापस आ जाऊंगा। लेकिन जो 1683 में आगरा से निकला वो 4 साल का प्लान था उसका। 24 साल तक वो महाराष्ट्र में लड़ता रहा। ये 24 सालों में आगरा का मुंह एक भी बार औरंगजेब ने देखा नहीं है। पूरी मुगल सल्तनत जो है वो दक्षिण से चली। जहां औरंगजेब का कैंप होता था वो ही उसका कैपिटल होता था, राजधानी होती थी। ये बहुत बड़ा वाक्य है। दूसरा कि संभाजी की जो मौत हुई, छत्रपति संभाजी की, वो भी एक बहुत बड़ा वाक्य है भारत के इतिहास में, उसको भी पढ़ाना चाहिए। संभाजी को युक्ति से उनको जिंदा पकड़ लिया औरंगजेब के एक सेनापति ने। उनको लाया गया जब उनकी बहुत इंसल्ट की गई और उनको ये कहा गया कि तुम इस्लाम कबूल करो या मौत। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पिताजी के महान ट्रेडिशंस को ध्यान में रखते हुए मौत कबूल की। मौत कबूल की और बहरे में से उनको मारा गया। उनकी आंख, कान, नाक, उनकी पूरी बॉडी टुकड़ों में काट दी गई और वो कुत्तों को खिला दी गई। उनका जो मस्तक है, उनका जो सिर है, वो पूरे भारत के किलों पे लटकाया गया, बताने के लिए कि जो हमारे सामने पड़ेगा उसकी ये हालत हम करेंगे। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट हुआ मराठा प्रजा पे वो अलग हुआ। औरंगजेब चाहता था कि मराठा इससे दब जाएंगे, लेकिन जैसे सिखों के साथ में हुआ, सिखों को दबाने का प्रयत्न किया तो उनका जुआल और बढ़ गया। ऐसे ही जो संभाजी महाराज के बलिदान से जो ज्वाला पैदा हुई, उसके औरंगजेब खुद समाप्त हो गया। उसमें इतने बड़े बड़े फाइटर्स निकले, संताजी घोरपड़े, धनाजी जाधव, इतने बड़े बड़े फाइटर्स, इनका नाम पूरे भारत में बताना चाहिए, इनकी स्टोरी पूरे भारत में बतानी चाहिए। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव की इतने बड़े मिलिट्री लीडर्स थे कि इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब औरंगजेब इनके नाम से डर जाता था। जी। और जब घोड़े जब पानी पीने जाते थे नदी पे, अगर उनको पानी पिलाने के लिए ले जाता था, तो जब अगर वो पानी नहीं पीते थे तो मुगल सैनिक बेशर्मी से उनको पूछते थे कि तुमने धनाजी और संताजी का मुंह देख लिया कि पानी नहीं पी रहे हो। आप समझे? बिल्कुल। ये स्टोरी ऐसी है कि ये पूरा दिन चल सकती है। बिल्कुल, आपकी बात से सहमत भी है और ये चीज भी समझ में आती है इस पूरी बातचीत के दौरान कि कितनी ऐसी चीजें हैं जो अगर हम केवल सुन ले तो काफी कुछ सीखने को मिलता है। जैसा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कहा जाता है और जैसा आपके किस्सों द्वारा हमने समझा भी कि अपने शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन अपने शत्रु को इतना ताकतवर भी नहीं समझना चाहिए कि हम उसके खिलाफ कुछ कर ना पाए। तो शिवाजी महाराज के बारे में आपने जो हमें किस्से सुनाए, जो कहानियां सुनाई और उससे जो हमें प्रेरणा मिलती है और जो सीख मिलती है, वो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही बढ़िया बात है। जैसा कि आपने संभाजी महाराज का भी जिक्र किया, हम इसी कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे कि हम आपके साथ संभाजी महाराज पे भी बात कर सकें। आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हम सबके साथ जुड़ते रहिए। Please like, share and subscribe to our channel and press the bell icon for latest updates.